अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 13 मैथ 307 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और जैसे मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि जी आई एम वेरी मच अगेंस्ट रोट लर्निंग, और मैं चाहता हूँ कि किसी किस्म का रट्टा ना लगाया जाए, समझा जाए। और यकीन करें, जो आज का लेक्चर है अगर आपने इसको समझ लिया, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं कि ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैं खुद स्टूडेंट था मैंने खुद रट्टे लगाए थे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वही चीज़ मेरे थ्रू आगे ट्रांसफर हो। और ये सारे टीचरों की मैं बात नहीं कर रहा, कुछ टीचर समझाते भी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए भी लाजमी है कि जब टीचर समझा रहे हैं तो तब तो रट्टे लगाना छोड़ दें ना, वरना फिर एग्जाम्स में भी चीटिंग होती है काफ़ी, क्योंकि एक सारे एक्सपीरियंस मुझे हुए हैं। ये क्या है कि अब मैं इस लेक्चर को शुरू करने लगा हूँ, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर आपके पास है ये है जी पावर सीरीज का। पावर सीरीज फंक्शन क्या होता है, इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ये देखें, है तो वैसे फंक्शन ऑफ जेड, जेड आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस योटा वाई, लेकिन राइट हैंड साइड देखें तो ये आपके पास सीरीज है जो कि 0 से इन्फिनिटी जा रही है। एन की वैल्यू है ये सी एन जेड माइनस अल्फा रेज्ड टू पावर एन। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो एन को 0 करते हैं तो पहली टर्म सी नॉट आती है, क्योंकि जेड माइनस अल्फा रेज्ड टू पावर 0 1। फिर आ जाएगी अगली टर्म सी वन जेड माइनस अल्फा रेज्ड टू पावर 1। फिर आ जाएगी सी टू इंटू जेड माइनस अल्फा रेज्ड टू पावर 2 एंड सो ऑन। अब वो कहता है वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज दैट द सेट ऑफ द पॉइंट z फॉर विच द सीरीज वन कन्वर्जेस, यानी कि इस सीरीज का समय, पहली बात ये देख लें कन्वर्जेंट तो है f ऑफ z के बराबर, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि ये f ऑफ z जो सम है इसका कब आता है, कहाँ पे आता है, कौन सा इलाका है जहाँ पे कन्वर्ज करती है। इसका एक दो क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, तब मैंने ज्यादा डिटेल नहीं दी थी। आज वो चीज सामने आने लगी है, एक डिस्क के अंदर कन्वर्ज करेगी। और वो कौन सी डिस्क होगी? वो डिस्क होगी जिसका सेंटर अल्फा होगा, रेडियस रो होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, डिस्क में और सर्कल में फर्क होता है। ये पहले देख लें, मैं दोबारा भी समझाऊंगा। ये डिस्क है, यहाँ पे देख लें, सेंटर अल्फा है, रेडियस आपके पास रो के बराबर है। और ये सर्कल है, इसमें भी आपके पास देखें सेंटर अल्फा है, रेडियस रो के बराबर है, लेकिन z माइनस अल्फा मॉड इज इक्वल टू रो। ये एग्जैक्टली वही चीज है जो मैंने कई बार पहले रेफरेंस दिया है कि z माइनस जेड नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू r, जिसमें z नॉट आपके पास जो था सर्कल का सेंटर था, r जो था वो रेडियस था। और इसके अलावा मैंने ये भी आपको बताया था कि वो मैंने आपको कहाँ करवाया था, वो मैंने आपको करवाया था लेक्चर नंबर 2 स्लाइड नंबर 4। तो ये देख लें, अब उसने कहा सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स कन्वर्जेस, ये आपके पास जो है इज द डिस्क, मतलब कि ये सीरीज कन्वर्ज तब करेगी एफ ऑफ जेड के बराबर, ये सम तब आएगा जब ये जेड जो है लाई करेगा इस डिस्क के अंदर। एक चीज, अब सर्कल पे क्या होगा? सर्कल पे कहता है नन, सम और ऑल ऑफ द सर्कल। इसका क्या मतलब है? वो कहता है कि सीरीज वर्क कन्वर्जेस इज दिस। हाँ, जो सर्कल है हो सकता है सारे सर्कल पे कन्वर्ज कर जाए, हो सकता है सर्कल पे सिरे से ना कन्वर्ज करे, या वो कहता है कि थोड़े हिस्से पे कर जाए, उसके थोड़े हिस्से पे कर जाए। सर्कल का कुछ पता है, और सर्कल के बाहर क्या होना है? सर्कल के बाहर तो पक्की डाइवर्जेंस है, सर्कल के बाहर तो डाइवर्जेंस है। यानी सर्कल के अंदर जो है कन्वर्जेंस है, इसको हम डिस्क कह रहे हैं। वो जो इलाका है जो सर्कल के अंदर का है वो डिस्क का, उससे बाउंड्री नहीं आती सर्कल की। सर्कल के ऊपर उसके किसी हिस्से पे कन्वर्ज कर सकती है, सारे हिस्से पे कर सकती है, कहीं भी नहीं कर सकती। सर्कल के बाहर बाहर डाइवर्जेंस है। अब ये कैसे पता लगा ये डिस्क के अंदर? अब ये देखें, एक प्रूफ दिया हुआ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना जी कि ऊपर क्या पूछा हुआ है। ऊपर उसने यही वाली बात की हुई है ना कि ये एक आपके पास जो है एक डिस्क है जिसका कि आपके पास सेंटर अल्फा है, रेडियस रो है, उसके अंदर ये पावर सीरीज कन्वर्ट करती है। तो भाई अगर ऐसी बात है तो सेंटर तो अल्फा इधर भी नजर आ रहा है, रेडियस का है। रेडियस का क्या चक्कर है? रेडियस का नहीं ना बताया इसने यहाँ पे, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो रेडियस ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई रेडियस तो होना चाहिए ना फिर इसका। रेडियस हम ये सोच के ढूंढेंगे कि ये लिमिट एक्स करती है, यानी जो आपके पास सी एन है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का अगर जो nth रूट है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम रेडियस निकालेंगे। ये है जी सी एन साहब, ये देख लें यहाँ पे z माइनस अल्फा रेस्ट पावर n के साथ जो कांस्टेंट है, ये इन जनरल कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, रियल भी हो सकता है, इन जनरल इट्स अ कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। अब वो कहता है कि सीरीज बार एब्सोल्युटली कन्वर्ज कब करती है, जब ये चीज, अब ये कहां से आ रही है? ये रूट टेस्ट से आ रही है, ये nth रूट टेस्ट। यही आप करते थे ना, zn का क्या करते थे, जुबानी रिकॉल करें। रूट टेस्ट में जो zn होता था, यानी कि जो सीरीज की nth टर्म होती थी, अब ये सारी ही है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके उसका nth रूट लेके उसकी लिमिट निकालते थे। तो यहाँ भी आपने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, देखें ली हुई है, उसका nth रूट निकाला हुआ है, उसकी लिमिट। अगर ये लेस देन 1 है बाय द nth रूट टेस्ट, आपने इसको nth रूट टेस्ट कहना है तब कह लें, आपने इसको रूट टेस्ट कहना है ये भी ठीक है। तो ये लेस देन 1 होनी चाहिए। अब जब लिमिट लेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू को पता है, जब आप प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो होती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट, क्योंकि 1 ओवर n भी आ रहा है, इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सेकंड। अब ये n सब कहाँ गायब हो गए? n और ये 1 ओवर n कैंसिल इधर हुए हैं, इधर नहीं हो गए, अलग लिखा हुआ है, ये लेस देन 1 है। ये मैंने लास्ट में बताया था, फिर सुन लें। सपोज करें आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है z पावर n की, तो z को आप लिख सकते हैं z इंटू जेड यानी कि n टाइम्स। फिर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं,
जैसे आपके पास होता है ना z1 इंटू z2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z2। तो अगर n टाइम z है तो आप कर सकते हैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z, आगे चलता रहेगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z, ये भी n टाइम्स ही होगा, तो ये होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z पावर n, यानी कि ये n एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर आ सकता है और ये n और ये 1 ओवर n खत्म। अब ये चीज हो गई। अब देखें एक चीज अगली स्लाइड पे लिखी हुई है, मैं वापस नहीं आ सकता, मैंने पहले भी कहा था एरर हो जाता है जरा। इसमें अब हमने ये करना है, हमने अस्यूम किया था ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन अब हम मजीद अस्यूम करेंगे ना ये जीरो है ना ये इन्फिनिटी, क्योंकि इसको उठा के मैंने इधर लेके जाना है, 1 के नीचे लेके जाना है। ना ये जीरो है ना ये इन्फिनिटी है। वो केस भी मैं डिस्कस करूंगा, मैं निकाल नहीं रहा उनको, मैं यही कहता हूँ मैथमेटिक्स लॉजिक बेस्ड होता है, उनको भी डिस्कस करूंगा। इसको उठा के यहाँ नीचे ले जाए, इसको उठा के जब नीचे ले जाएंगे ना तो फिर देखें अब क्या बनता है। यही वाली बात कि वो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से जीरो और इन्फिनिटी के दरमियान है। तो जब वो नीचे ले गया तो ये बताइए, ये पिछली टर्म थी जब ये लिमिट यहाँ पे लिखी हुई थी, अब इसको उसने कहा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की। अब ये कैसे कह दिया, रिकॉल करें डिस्क की डेफिनेशन क्या थी। डिस्क जो आपके पास थी उसका सेंटर अल्फा था और रेडियस आपके पास क्या था, रो। और हमने कहा था जी एक डिस्क है जिसके अंदर ये कन्वर्ज करेगा और z माइनस अल्फा एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन रो होती है। तो ये भी तो लेस देन समथिंग आ रहा है, और ये तब आ रहा है जब आपने अस्यूम किया था कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है बाय द nth रूट टेस्ट, जब लिमिट को आपने लेस देन 1 लिया था। ये पिछली स्लाइड में मैंने साथ बताया। अब इससे भी तो लेस आ रही है, अगर इससे लेस है तो यही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का ये आपके पास फार्मूला आ गया, और ये फार्मूला आपके पास कहां से आ रहा है, nth रूट टेस्ट से। अगर भूल भी जाता है तो आराम से आप डिराइव कर सकते हैं, रटा लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब ये देखें, हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है किसी सीरीज का nth रूट टेस्ट से, तो ये है। लेकिन ये cn क्या चीज थी, cn यहाँ पे था, z माइनस अल्फा पावर n को छोड़ के जो आपके पास कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट था वो था। ये है जी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज दिस वन, ठीक हो गया। और ये तब सिलसिला चला है जब आपके पास ये लिमिट ना जीरो थी ना इन्फिनिटी थी। अब हम देखते हैं अगर ये आपके पास ये लिमिट, वही वाली बात है, चलें हम ही कहते हैं ये लिमिट इन्फिनिट है, फिर क्या होगा। हालांकि इन्फिनिटी में नीचे नहीं ला सकता, फिर भी देखें अगर लिमिट इन्फिनिटी, इसको नहीं देखना, ये कंफ्यूज, जो चीज कंफ्यूज करती है उसको देखते नहीं है, मैथ्स में भी होता है। यहाँ आप सोचें, क्योंकि यहाँ ज्यादा बेहतर लिखा हुआ है। इधर उन्होंने कहा है कि रो अगर जीरो का तो क्या होगा, जरा पता जीरो होगा तो फिर ये इसको इन्फिनिट होना पड़ेगा, ये लिमिट इन्फिनिट होगी, तो या ये लिमिट इन्फिनिट होगी तो ये जीरो हो जाएगा। अब रो इक्वल टू जीरो क्या बला हुई, रो इक्वल टू जीरो का मतलब है कि सर्कल बेचारा कन्वर्ज होकर अपने सेंटर पे जा पहुंचा, यही मतलब है। वो कहता है सीरीज 4 कन्वर्जेस एट z इक्वल टू अल्फा, ये जो सीरीज 4 है ये सिर्फ z इक्वल टू अल्फा पे ही कन्वर्ज करेगी। नजर ही आ रहा है इसका फिर सम क्या होगा, जब आप करेंगे z इक्वल टू अल्फा, इसका सम जीरो नहीं आएगा, लेकिन लॉजिक पे है। पहली टर्म आपके पास c नॉट आती है, फिर अगली टर्म आती है c1 टाइम्स z माइनस अल्फा पावर n, तो पहला जो आपके पास टर्म है ना c नॉट, वो उसका सम होगा। लेकिन कन्वर्जेंस कहाँ पे हो रही है, z इक्वल टू अल्फा, यानी कि सेंटर पॉइंट पे हो रही है और कहीं भी नहीं हो रही, बाकी सारे डाइवर्जेंट हो गया। अब अगर वो कहता है इफ द लिमिट इक्वल्स जीरो, तो यहाँ पे देख लें इसकी बात कर रहे हैं, अगर वो लिमिट जीरो होती, वो मैं फिर कह रहा हूँ ये जो चीज है इसको नहीं देखना, ये हमने तब कहा था जब जीरो इन्फिनिट नहीं है, जीरो होगी तो यहाँ से नजर आ जाएगा, फिर रो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिट है, एड्डा बड्डा सर्कल केड़ा आ गया, ये एड्डी बड़ी डिस्क केड़ी आ गई भाई। इसका भी लॉजिक है, इसकी लॉजिक ये है कि सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कन्वर्जेंस ही कन्वर्जेंस है, मिठाइयाँ वंडो कन्वर्ज कर गई, जिथे जाओ कन्वर्ज कर रही है मिठाइयाँ वंडो। तो ये जो सीरीज आपके पास आ रही है कन्वर्ज कर रही है अगर रो इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, यानी इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ही इसने कन्वर्ज कर जाना है अगर रो इन्फिनिटी के बराबर हो तो। ये है जी सूरत हाल, एक्सरे निकला सारी चीज का। एक्सरे हमें ये कहता है एक्स एक्सिस है, ये आपके पास है वाई एक्सिस, लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे जी रियल एक्सिस है, ये आपके पास इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। तो अब जब ये वाली चीज आ गई और यहाँ पे इंटरसेक्शन पे ओरिजिन है, अब यहाँ पे देखें ये है जी वो सर्कल जिसका कि सेंटर आपके पास जो है अल्फा है, रेडियस रो है, और कन्वर्जेंस पे लिखा हुआ है वाइट पोर्शन में कन्वर्जेंस है बाउंड्री के अंदर अंदर, ये जो ब्लू बाउंड्री है इसके अंदर अंदर। अब सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस को लिखा हुआ है, इस पे ना कंफ्यूजन हो जाए कि जी यहाँ तो लिखा है व्हाट हैपेंस ऑन द बाउंड्री में बी अननोन, मैंने कहा था हो सकता है सारी बाउंड्री पे कन्वर्ज कर जाए, हो सकता है पोर्शन पे कन्वर्ज करे, या कहीं भी बाउंड्री पे किसी हिस्से पे कन्वर्ज ना करे। बाहर तो डाइवर्जेंस है, बाहर तो है डाइवर्जेंस। सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि इसके अंदर अंदर कन्वर्जेंस है और इसके बाहर बाहर डाइवर्जेंस है, ये मतलब है इसका। सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब है कि अंदर सारी की सारी कन्वर्जेंस है, बाहर सारी डाइवर्जेंस है। तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है पावर सीरीज का, यहाँ पे देख लें शो किया हुआ है। अब वो कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस वन। अब यहाँ पे देख लें पहली बात तो ये कि सी एन तो ये वाली चीज है, यहाँ बाई चांस रियल नंबर ही है, ठीक है। अब ये फार्मूला है अभी आपने ड्राइव किया हुआ है, अब आपने करना है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये खुद ही होगी क्योंकि ये पॉजिटिव रियल पॉजिटिव नंबर है, ठीक हो गया एक तो चीज। और उसके बाद आपने 1/n लेना है। अब यहाँ पे देखिए आंसर लिखा हुआ है, वही वाली बात कि यहाँ मैं करके नहीं दिखा रहा,
आगे जाऊंगा, अल्लाह खैर करे कि मैं लिख के भी कर दिया करूंगा, लेकिन ये क्लास में होता तो मैं करके दिखाता, लेकिन मैं जुबानी इतना बोल देता हूँ कि अगर आप उसको बार बार सुने तो आप कर सकते हैं। अब मैं इसको बताने लगा हूँ कि ये आंसर, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 3 कैसे आ रहा है यूजिंग दिस फॉर्मूला। आप नीचे वाली लिमिट निकालो, फिर इसका रेसिप्रोकल लो। ध्यान से सुनो, क्यों रेसिप्रोकल? क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस उसका रेसिप्रोकल ही है। इस लिमिट की बात कर रहा हूँ, ये लिमिट आप निकालो, यानी कि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू जो कि इसी के बराबर होगी, 1/n लो, वो 1/n इस n को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक हो गया। अब लिमिट आपने इसकी लेनी है, n को भूल जाए, ये ले मैंने इसको कर्सर से ना कवर कर दिया है, n को भूल जाए। अब ये जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर चीज है, इसकी आप लिमिट निकालें when n goes to infinity। इस पे हॉपिटल रूल भी लग सकता है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ऊपर नीचे n पे आप डिवाइड कर दें। हॉपिटल रूल लगाएंगे तो देखें, ऊपर 1 आ रहा है, नीचे 3 आ रहा है, ऐसे ही है ना। ऊपर 1 आ रहा है, n का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 3n का 3 हो जाएगा, 1/3। 2 और 1 का तो आपका ये जो 2 और 1 इनका तो डेरिवेटिव 0 होगा। 1/3 रेसिप्रोकल क्या बनता है? 3। यही आंसर है, एक 3 का तुमने बता दिया। दूसरा, अगर हॉपिटल रूल नहीं लगाना, n पे ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे 1, यहाँ पे आ जाएगा 2/n, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1/n। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 1 + 2/n, नीचे आ जाएगा 3 + 1/n। तो यहाँ पे फिर 2/n और 1/n, इनकी लिमिट 0 चली जाएगी, फिर आंसर 1/3 आएगा, रेसिप्रोकल 3। ये मैंने बोल दिया। अब इसको प्लीज लिख के कर लीजिएगा, मैंने इतना बता दिया है कि आपको समझ आ जाएगा, ना पता लगे दोबारा सुन लें। अब वो कहता है रेशियो टेस्ट यूज करते हुए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा इसी पावर सीरीज का इसके बराबर है, और कंडीशन वो यही लगा रहा है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल वैसे ही प्रूफ करेंगे जैसे अभी किया। ये आपके पास थी सीरीज, एब्सोल्युटली कन्वर्ज तब करेगी। अब रेशियो टेस्ट को जरा रिकॉल कर लें। रेशियो टेस्ट में ये होता था कि आप क्या करते थे, आप करते थे जुबानी देखें, अगर nth जो आपके पास टर्म है उसको zn कहते थे, आप करते थे zn + 1 ओवर zn एब्सोल्यूट वैल्यू, यही तो करते थे। तो यहाँ जब आप करेंगे, ये सारी की सारी nth टर्म है, तो यहाँ पे n+1 हो जाएगा, यहाँ पे n+1 हो जाएगा, ये आ गया। डिनोमिनेटर में क्या होता था, यहाँ पे n होता था, यहाँ पे n होता था, ये आ गया। उसकी हो गई जी एब्सोल्यूट वैल्यू। ये लिमिट आपके पास <<1 होनी चाहिए, ये आपके पास रेशियो टेस्ट से आता है। अब देख लें क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। ये cn+1 और cn एब्सोल्यूट वैल्यू ये सेपरेट कर लें। zn माइनस अल्फा पावर n+1 और नीचे z और नीचे आ जाएगा z माइनस अल्फा पावर n, ये कैंसिल हो जाएंगे। और उसके बाद z माइनस अल्फा एब्सोल्यूट वैल्यू ये सेपरेट कर लें, ये <1। और आगे फिर वही मामला है, हम कहते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब जीरो होती है तब भी एग्जिस्ट करती है, नहीं कि नहीं एग्जिस्ट करती। इसलिए स्पेशली इसने कहा एग्जिस्ट करती है लेकिन जीरो नहीं है, क्योंकि इसको उठा के मैंने 1 के नीचे लेके जाना है। ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे z माइनस अल्फा ले गया, ये उठा के नीचे ले गए। अब फिर वही वाली बात आ रही है, ये आपके पास कौन सी डिस्क थी? ऐसी डिस्क थी जिसका सेंटर अल्फा था और रेडियस रो था। आपने कहा था z माइनस अल्फा एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन रो होती है, इससे लेस आ रही है, यही रो है, यही रो है। तो यहाँ पे बजाय कि ये कॉम्प्लिकेट लिखने की बजाय आप ऐसा करें कि इसको ऐसे लिख लें, ये cn साहब को ऊपर ले जाएं, तो आ जाएगा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी cn ओवर cn+1, ये आ गई एब्सोल्यूट वैल्यू। ये है जी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इससे भी क्वेश्चन करके देख लेते हैं। और अगर वो आ रहा है जी कि वो जीरो, आगे देखें वो मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ कि जी अगर ये रो जीरो हो जाएगा रो इन्फिनिट, वो वही लॉजिक है जो पहले थी जब आपने रूट टेस्ट से निकाला था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला, कि जब रो जीरो के बराबर होगा तो सीधी सी बात है ये जो पॉइंट अल्फा है इसके ऊपर कन्वर्जेंस होगी, इन्फिनिट होगा, इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में कन्वर्जेंस होगी। ये लें जी, पहले भी हमने बात की थी, फैक्टोरियल्स आते हैं तो वो रेशियो टेस्ट फायदेमंद होता है। अब भी देखें रेशियो टेस्ट से जो निकाला हुआ फार्मूला है ना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, वो फायदेमंद होगा। अब cn तो n फैक्टोरियल है, ये आपने लिमिट निकालनी है, ऊपर cn है नीचे cn+1 है, cn n फैक्टोरियल है, cn+1 n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा। n+1 फैक्टोरियल होता है n+1 इंटू n फैक्टोरियल, n+1 इंटू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कैंसिल, ये लिमिट आ गई 0। ये आपके पास क्वेश्चन ही ऐसा आ गया, ये लिमिट जब 0 आई है तो इसका मतलब है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया 0। तो इसका मतलब है कि वो जो सेंटर है उस पर कन्वर्ज कर रहा है, सेंटर इसका वैसे 0 बनता है। यहाँ z माइनस अल्फा नजर नहीं ना आ रहा, यानी कि z माइनस 0 अल्फा 0, तो यहाँ z इक्वल टू 0 पे खैर से ये कन्वर्ज कर रहा है। खैर ये तो हो गया आपका। तो अब यहाँ पे ये देख लें, ये वाली चीज आपके पास आती है, ये हो गया। हाँ अब देखें, मैंने अब आपको लाजमी प्रूफ करवानी है रेशियो टेस्ट के, रूट टेस्ट के। मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि आप रटे लगाते रहें कि जी वो जो लिमिट एक निकलती है लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट है, इक्वल टू 1 का मैं फिर बता दिया था। वो आपको प्रूफ आने बहुत जरूरी है, इनको प्लीज एक एक चीज को समझिएगा। मैं आपको इसी तरह से करवाऊंगा कि पहले आपने किया हुआ या नहीं किया हुआ, हम बेसिक से करेंगे, पहले ज्योमेट्रिक सीरीज से शुरू करेंगे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि मुझे सख्त अफसोस होता है जब एक एक चीज क्लियर कर दी जाती है लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी रटे लगाते हैं या चीटिंग करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ तो टीचर का कसूर है ना कि जी वो समझा नहीं रहे, रटवा रहे हैं, लेकिन अगर वो समझा रहे हैं और टीचर तो समझा गए लेकिन स्टूडेंट्स रटे लगा रहे हैं, फिर किसका कसूर है?
तो बजाय कि हम ब्लेम गेम्स खेलें, सीधा सीधा कि भाई टीचर हो या स्टूडेंट हो, टीचर समझाएं स्टूडेंट समझ जाए, ये इसका हल है, सिंपल। तो लाइन जी इधर शुरू करते हैं, ये कहते हैं जी दिस इज द सीरीज ऑफ द फॉर्म, ये वाली, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। कैसे हमने इसको किया था, हमने कहा था आर होती है कॉमन रेशियो, सेकंड टर्म को अगर फर्स्ट पे डिवाइड करें, इसी तरह से थर्ड को सेकंड पे, तो जो आपके पास टर्म आती है, ए को आर से मल्टीप्लाई करें अगली टर्म आ जाएगी, इसको फिर आर से मल्टीप्लाई करें उससे अगली टर्म आ जाएगी, चलते जाएं। ये nth टर्म है, इस पे कंफ्यूजन होती है कभी ये तो n-1 लगता है, ये nth टर्म है क्योंकि यहाँ पे देख लें ये सेकंड टर्म है ना, ये तो नजर आ रहा है, पावर इसकी 1 है, ये सेकंड टर्म है, पावर इसकी 1 है, मानी कि जो इसका टर्म नंबर है यानी कि 2, आर की पावर उससे कम है, इसका मतलब है जब इसकी पावर n-1 है तो ये nth टर्म है, ये मैंने बड़े सिंपल तरीके से बताया है। और फिर यहाँ पे देख लें, यहाँ पे nth टर्म ही तो आती है, n को जब 1 करेंगे तो r पावर 0 a, ये आ गया, और उसके बाद n को जब 2 करेंगे तो ar आता है, आ गई ना, मतलब कि n इक्वल 2 पे ये सेकंड टर्म आ रही है, तो ये nth टर्म है। तो n को n ही करेंगे तो फिर तो ये बनती है, ये एक और हो गया जी nth टर्म है। a और r क्या है, ये फिक्स्ड रियल नंबर्स हैं, a 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे पता लगना चाहिए कि a 0 के बराबर क्यों नहीं है, तो a यहाँ पे देख लें 0 के बराबर इसलिए नहीं कि अगर a 0 हो गया फिर तो खत्म हो गया सारा कुछ, करना क्या फिर आपने, सीरीज ही उड़ गई सारी। r कहता है कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो इसलिए कि वही मैं कह रहा हूँ कि सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करते हैं, यहाँ लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे ar स्क्वायर बनता है, ar स्क्वायर को ar पे यानी कि थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करते हैं, वो r ही r होता है, r को कहते हैं कॉमन रेशियो। अब ये जो nth पार्शियल सम है ना ज्योमेट्रिक सीरीज का, वो निकालते हैं। ये देखिए मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो मैंने जो आपको ग्रेड असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें भी आपने nth पार्शियल सम से करना था। nth पार्शियल सम का मतलब है कि n टर्म्स का सम यहाँ से लेके यहाँ तक, यही लिखा हुआ है ना, ये है जी n टर्म्स हैं, इनको फिर देख लें n टर्म्स हैं, पहली टर्म को कवर करें तो ये देखें ये फर्स्ट, ये n-1, लेकिन ये n टर्म्स है, ये भी तो शामिल है ना। असल में यहाँ पे देख लें r पावर 0 है, असल में 0 से शुरू होकर n-1 तक जा रहा है, तो इसका मतलब n टर्म्स है। अब इसको r से करें मल्टीप्लाई, r से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ar, यहाँ पे आ जाएगा ar स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा arn। अब देख लें यहाँ पे स्क्वायर था तो एक पावर कम है, यहाँ पे n है तो एक पावर कम है, ये हो गया। अब इनको क्यों मैंने मतलब है कि हाईलाइट किया हुआ है ये और ये इसलिए कि जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा Sn माइनस Rsn, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सिर्फ ये a बचेगा, Arn बाकी सब टर्में कैंसिल हो जाएगी, ar को उड़ा देगा, चलते चलते ar पावर n-1 इस टर्म को कैंसिल कर देगी, वो भी arn-1 ही है, सारी टर्में कैंसिल हो जाएंगी, और ये जो आपके पास है ये जो a और a टाइम्स r रेज टू पावर n ये बचेंगी, तो आ जाएगा a माइनस ए टाइम्स r पावर n, a कॉमन निकाल लें, a कॉमन निकाल लें, यहाँ से Sn कॉमन निकाल लें। अब कहेंगे ये तो इतने ये है तो एक सम ही ना, फाइनाइट टर्म ही है, n टर्म्स है ना तो एक नंबर ही है, Sn कॉमन निकाल लें, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से r आ जाएगा, यहाँ से देख लें ये चीज आ जाएगी, और 1 माइनस r यहाँ चला जाएगा। अब कुछ आया याद, ये वो फार्मूला है जो आमतौर पर रटवा दिया जाता है, विद ड्यू अपॉलॉजी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये वाकई रटवाया जाता है। तो ये इतना सा प्रूफ करवा देना चाहिए ताकि बच्चों को अगर दिमाग से निकल जाए तो उनको कॉन्फिडेंस हो, हाँ जी ड्राइव कर सकते हैं। हमें बताया गया था जी कि इस तरह की कुछ ज्योमेट्रिक सीरीज होती है कि पहली टर्म को आर से मल्टीप्लाई करना है तो अगली, फिर आप कहेंगे ये भी तो रटा रटा नहीं है, ये लॉजिक है, तभी तो इसको कॉमन रेशियो कहते हैं कि कोई साथ वाली दो टर्में दूसरी को पहले पे डिवाइड कर रहे हैं या तीसरी को दूसरी को, एक ही नंबर आता है, तभी तो कॉमन रेशियो कहते हैं। तो अब ये आपके पास वो फार्मूला आ गया जो आपने पहले देखा हुआ है, लेकिन ये सम ऑफ n टर्म्स है, हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए उसका सम क्या निकलता है, वो भी रटा हुआ होगा, a और 1 माइनस r, याद आया कुछ, लेकिन उसकी कंडीशन होती है, हर दफा नहीं होता, वही देखनी है क्या होती है। ये देखें जी पिछली स्लाइड का जो एंड था उसमें हमने जो न्यूमिनेटर था उसमें लिखा हुआ था a टाइम्स 1 माइनस आर एन, और डिनोमिनेटर में था 1 माइनस आर। तो पहली टर्म क्या थी, पहली टर्म थी a, इसलिए ये ब्रेक हो गया, a और 1 माइनस आर, और दूसरी टर्म क्या थी माइनस a टाइम्स आर एन ओवर 1 माइनस आर, बस उसको ब्रेक किया, जो पिछली टर्म थी उसको ब्रेक करके लिखा। एलसीएम लेंगे तो वही बन जाएगा, 1 माइनस आर आप एलसीएम लें, a कॉमन निकाल लें तो ऊपर आ जाएगा a टाइम्स 1 माइनस आर एन। अब ये देखें पहला केस आने लगा जिसमें उसने कहा है जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना कॉमन रेशियो की लेस देन 1 है, तो फिर उसने कहा ये लिमिट 0 होगी, जो आप लिमिट लेते हैं n गोस टू इंफिनिटी r पावर n ये 0, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r जो है लेस देन 1 है। ये तो वैसे भी कॉमन सेंस है, देखें कोई आप नंबर ले लें जो 1 से छोटा 1/2 ले लें, उसका स्क्वायर करें 1/4, फिर स्क्वायर करें 1/16, ये तो छोटा होता चला जाएगा, बहुत ही छोटा होता चला जाएगा, लिमिट उसकी 0 नहीं, ये तो हर मैंने वैसे बोल दिया है। अब आसानी के लिए आप इसको ये करें कि r को फिलहाल मैं ना पॉजिटिव लेता हूँ, क्योंकि देखें ना एब्सोल्यूट वैल्यू तो कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है जिसकी लेस देन 1 हो, r को फिलहाल हम ऐसा लेते हैं कि जो आपके पास क्या होगा वो पॉजिटिव होगा। तो फॉर एग्जांपल देखें, अब बहुत ध्यान से सुनना है, कंफ्यूज नहीं करना, मैं इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ।
कि कोई चीज लेस देन 1 है और पता लगा जी और पॉजिटिव है और उसकी लिमिट लें n की पावर लेने के बाद n गोज टू इन्फिनिटी तो वो 0 हो जाती है। अभी देखें जैसे मैं कहता हूँ जी 100 जो है ग्रेटर देन 1 है, लेकिन 1/100 तो लेस देन 1 है ना। इसी तरह से सपोज करें m ग्रेटर देन 1 है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। सपोज करें m जो है ना आपके पास ग्रेटर देन 1 है, m की बात कर रहा हूँ, तो 1/m लेस देन 1 होगा। अब पावर n ले लें, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय m पावर n लेस देन 1, क्योंकि 1 पावर n 1 ही होगी। अब r समझें आपके पास जो है ना, ये जो आपके पास r है वो 1/m था, क्योंकि m ग्रेटर देन 1 था, 1/m लेस देन 1 हो गया। 1/m जो था वो r था, और इसकी पावर जब आपने n ले ली तो आपके पास क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय m रेज़्ड टू पावर n। अब लिमिट लें जरा इसकी, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1/m रेज़्ड टू पावर n, और इसने 0 को जाना है क्योंकि ये 1/इन्फिनिटी फॉर्म है। ये बड़े सिंपल वर्जन ने बताया। इस तरह से ये देखें, ये लिमिट 0 को चली जाती है। इसको फिर सुन लीजिएगा, ये जो मैं बताया ना अभी, आप इसको फिर सुन लीजिएगा। तो जब ये लिमिट 0 को जाएगी और यहाँ पे आप लिमिट लेंगे n गोज टू इन्फिनिटी, इस पे तो n है ही नहीं, ये तो वही रह जाएगा, ये 0 को चला जाएगा। लेकिन ये तब जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है। मैंने वही कहा था कि r सिंपल को वैल्यू लें, पॉजिटिव लें जो लेस देन 1 है, तो इजीली आपको ये फॉलो हो जाएगा। मैंने वही करने की कोशिश की है। लें जी, ये है जी वो जिसका रटा लगा दें जी, इसका इन्फिनिट सीरीज अगर हो जाती है ज्योमेट्रिक तो सम ये आता है। ये भी बता देते हैं कई बार अगर एब्सोल्यूट वैल्यू r की लेस देन 1 हो, लेकिन लॉजिक के बगैर चल रहा होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको लॉजिक दूं, मैंने ये नहीं पढ़ाना असल में, मैंने तो कुछ और करवाना है। मैंने तो रूट टेस्ट का प्रूफ करवाना है, मैंने रेशियो टेस्ट का प्रूफ कराना है, लेकिन उसमें ये यूज तो होगी। अब इस पे आ जाए, r मोड ग्रेटर देन 1, ये भी आसानी के लिए आप ऐसा करें, को पॉजिटिव नंबर ले लें, 100 को ले लें, चलें 100 का स्क्वायर करेंगे किधर जाएगा, क्यूब करेंगे किधर जाएगा, बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा, कि आप कहिए इसकी दहाई कोई नहीं तो बढ़ी जा रहा है बढ़ी जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे देख लें, कोई भी नंबर यहाँ पर आपके पास हो, और अगर 100 जरा टफ लगता है, चलें चलें 2 से करते हैं, 2 ग्रेटर देन 1 तो है ना, तो स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर 4 आएगा, क्यूब क्या आएगा 8, बढ़े जा रहे हैं ना। जितनी आप पावर लेंगे बड़ी, ऐसी चीज जिसको 1 से बड़ी है तो उसने इन्फिनिटी को ही जाना है। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि n गोस टू इन्फिनिटी जब आप करते हैं, जब r मॉड ग्रेटर देन 1 होगा तो इसने इन्फिनिटी को चले जाना है। ये चीज इन्फिनिटी को जाएगी, बेशक यहाँ पे माइनस साइन भी है, ये इन्फिनिटी को जाएगी। ज़ाहिर बात है सम इन्फिनिट तो नहीं होता, तो हमने कहा था कि एक सीरीज कन्वर्ट करती है जब उसका सम हो, फाइनाइट हो और यूनिक हो। सम हो, फाइनाइट हो, यूनिक हो, ये तो इन्फिनिट आ गया। हाँ, इसका फाइनाइट और यूनिक आ रहा है, ये ठीक था। तो वो कहता है इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज जो है ना कन्वर्ज करती है अगर r मॉड लेस देन 1 हो, और डाइवर्ज करती है फॉर r मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आप सोच रहे हो कि लो जी इक्वल टू कौन से आ गया, यहाँ तो सिर्फ ग्रेटर देन की बात हो, इक्वल टू सर ने कहाँ से कर दिया। इक्वल टू मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। अगर सपोज करें इसमें चले मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही लेने लगा हूँ, देखें जहाँ कंफ्यूजन होता नहीं है, कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए, जहाँ मतलब है कि जरा स्ट्रेन पड़ने का खतरा है, लेकिन उसके बगैर ही बात होती तो उस चीज को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जारी बात है कि जब आप कहते हैं जी r मॉड इक्वल टू 1, तो जारी बात है r 1 है या -1 है। अब r 1 है तो देखें, अब ये समझेंगे ये कैसे आ रहा है। आपके पास वो जो थी ज्योमेट्रिक चीज थी क्या, वो थी a प्लस ए आर स्क्वायर, चलते जाएं जी, एन टर्म्स क्या थी, ए आर रेज टू पावर n -1। लेकिन जब आपके पास r 1 है तो r की जगह 1 आएगा, r स्क्वायर 1, और 1 रेज टू पावर n -1 वो भी 1। यानी कि a को आप कितनी बार ऐड कर रहे हैं, n टाइम्स, तो ये n हो जाएगा। इस चीज को भी कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। अब देखें a को 2 बार ऐड करें 2a आता है ना, a को 3 बार ऐड करें a प्लस a 3a, तो जब n टाइम्स करेंगे तो n ही आना है ना। तो जब लिमिट लेंगे तो इन्फिनिटी फिर होगी, हो गया ना कपड़ा। इसका मतलब है कि जब r 1 के बराबर है तब तो गड़बड़ होगी। अच्छा -1 पे क्या होगा, -1 इज वेरी इंटरेस्टिंग। यकीन करें कि ये ऐसी धोखेबाज सीरीज है, उसका लगता है कि सम निकलता है लेकिन असल में नहीं निकलता। निकलता जरूर है लेकिन जारी बात है अगर एक से ज्यादा निकलेंगे वो सम तो ना हुआ। अब वो कह रहा है कि ये 0 होगा या a होगा, SN है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। वो कहता है अगर n इवन है तो वो 0 होगा, अगर आपके पास जो है n ऑड है तो वो a होगा। इसको यहां से समझें, ये देखें यहाँ पे इवन लिया हुआ है, इवन का मतलब है कि पहली 2 टर्मों का सम, पहली 2 टर्में क्या थी, a प्लस ए आर, खैर मैंने तो सम करके बता दिया, एक a थी एक a r थी। यहाँ पे देखें जब आप r को -1 करेंगे तो पहली जो 2 टर्में आपके पास आती हैं वो क्या थी, वैसे जनरल टर्में क्या थी, एक a थी एक a r थी, यानी कि a प्लस ए आर। लेकिन जब r आपके पास -1 है तो a माइनस है, r -1 है तो a माइनस है, 0 हो गया। इसी तरह 4 टर्में ले लें, 6 टर्में ले लें, ये 0 ही आना है अगर n आपके पास इवन है। अब जरा उसके ऊपर आ जाए, अगर और टर्म में 3 टर्म ले लें, रिकॉल करें जरा, एक a थी एक a r थी एक a r स्क्वायर थी, एक a थी एक a r थी एक a r स्क्वायर थी। r आपके पास अगर पावर उसकी ऑड है तो हो जाएगा -1, इवन है तो हो जाएगा आपके पास +1। तभी यहाँ पे देख लें, ये a r वाली टर्म है तो -1, ये a r स्क्वायर वाली टर्म है तो +1, ये दोनों कैंसिल हो गए, रह गया a, वो ये है।
इन शॉर्ट कहने का मकसद यही है कि जब आपके पास ऑड होगा तो वो ए होगा, जब आपके पास इवन होगा तो 0 होगा। अब बेशक आप लिमिट ले लें, ये तो कांस्टेंट है। व्हेन n गोज़ टू इंफिनिटी, जब n इवन होगा तो इसका आंसर 0 आ रहा है, यानी कि इनफिनिट सीरीज का सम क्या आ रहा है? 0। और जब n ओड होगा तो इनफिनिट सीरीज का सम आ रहा है, लेकिन ये सम तो ना हुआ। ये मैंने जानबूझ के a इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब बराबर हो जाती है। तो ये सम तो ना हुआ, सम तो आपके पास एक होता है, यूनिक होता है, क्योंकि ये एक तरह से लिमिट है। यहाँ से भी अंडरस्टैंडेबल है, लिमिट एक ही आती है और यूनिक आती है। अब वो कहता है जी कि लिमिट n गोज़ टू इंफिनिटी Sn एग्जिस्ट नहीं करती जब r -1 हो। -1 पे भी नहीं करती, +1 पे भी नहीं करती। इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिक सीरीज डाइवर्ज करेगी, या r +1 होगा या -1 होगा या एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर 1 होगी। तो क्लियर हो जाना चाहिए कि ग्रेटर देन 1 पे या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट होगी ज्योमेट्रिक सीरीज, और लेस देन 1 जब होगी एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी कॉमन रेशो की, तो ये आपके पास क्या होगी? ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अगर ये सारा आपने समझ लिया तो ये काफी हेल्पफुल होगा जब आप करेंगे रेशो रूट टेस्ट के प्रूफ। अब अगले लेक्चर में मुलाकात होती है जो आपका 13B है।